हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो टुडेज टॉपिक इज lecture 4 heredity and evolution. In my last class, in my last lectures, in last 3 lectures, I have discussed in detail about the heredity. Now the next topic is evolution that I will discuss today in detail. तो यहाँ पे हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। So today I am going to discuss about the evolution. Evolution क्या है exactly? You must understand about the evolution, right? Evolution is what exactly? इवोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हाउ यू विल डिफाइन द इवोल्यूशन? दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। यू नो हमारे प्लेनेट पे जितनी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, राइट? ये कहीं से अचानक से प्रकट नहीं हो गई हैं। इनको बनने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म को डेवलप होने में मिलियन बिलियन ईयर्स लगे हैं, राइट? तो मिलियन ऑफ ईयर्स का ये प्रोसेस है इवोल्यूशन, जिसकी वजह से जितनी भी स्पीसीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं, वो इस प्लेनेट पे प्रेजेंट टाइम पे उनकी एग्जिस्टेंसी पॉसिबल हो पाई है। हमारी जो एग्जिस्टेंसी है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, वी ऑल्सो इवॉल्व, हम भी मिलियन ऑफ ईयर्स से इवॉल्व होते हुए आ रहे हैं और आज इवोल्यूशन के बाद ही हम डेवलप हो पाए हैं। तो जितनी भी प्रजातियां, जितनी भी लिविंग बीइंग, जितनी भी लाइफ फॉर्म आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, दिस ऑल आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो इवोल्यूशन क्या है? दिस इज द ग्रेजुअल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट? दिस इज द ग्रेजुअल चेंजेस, राइट? तो ग्रेजुअल चेंजेस which occur, which take place in living beings, that you call evolution. This is very simple process. तो evolution क्या है? Gradual changes occur in life form. तो लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी प्रजातियां हैं हमारे सराउंडिंग में, उन सभी में एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल चेंजेस टेक प्लेस करता रहता है, दैट यू कॉल्ड इवोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें 100 या 1000 ईयर्स नहीं लगते, इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। यानी कि एक स्पीसीज को डेवलप होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हुए हैं। उसकी एक पुरानी हिस्ट्री है और उस पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से ये जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म डेवलप होती है, दैट टेक ए वेरी स्लो, दैट टेक ए वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है? दैट वी कॉल्ड इवोल्यूशन, स्लो प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा टाइम, दैट विल स्पैन ए लाइफ, दैट विल स्पैन ए टाइम, एक टाइम स्पैन के बाद ही वो लाइफ फॉर्म इवॉल्व हो पाती है। तो ग्रेजुअल चेंजेस अगर इन लाइफ फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, राइट? इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस भी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है। दिस इज द डायरेक्शनल प्रोसेस, दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो टर्म आप देख रहे हैं इवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। द टर्म इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन टर्म है, मैं इस इवोल्यूशन टर्म की बात कर रहा हूं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। He had introduced this term that he called evolution. उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने इस टर्म इवोल्यूशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया, राइट? द टर्म इवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन नाम के टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा, राइट, इवोल्यूशन की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो दिस इज अबाउट इवोल्यूशन, दिस इज द ग्रेजुअल चेंज अकर इन लाइफ फॉर्म्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये डायरेक्शनल प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो है, इट वाज दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ये जो टर्म है हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्वेंट किया, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट? सो दिस इज अबाउट इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के जो पीछे रीजंस है, इवोल्यूशन होता क्या? देयर आर सो मेनी थ्योरीज बिहाइंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है?
कुछ थ्योरी को हम काफी ज्यादा क्रेडिट देते हैं, कुछ थ्योरीज को कम क्रेडिट देते हैं, बट देयर आर सेवरल थ्योरीज बिहाइंड इवोल्यूशन। इवन इवोल्यूशन क्या है, ये पूरी एक एविडेंस बेस्ड स्टोरी है। यू नो देयर आर सेवरल एविडेंसेस आल्सो देयर, कि वहां पे उन एविडेंसेस को देख के हमें इवोल्यूशन के फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे काफी सारे एविडेंसेस हैं, काफी सारी स्टोरीज हैं, काफी सारी चीजें हैं बिहाइंड इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन जो है दिस इज एविडेंस बेस्ड स्टोरी, एविडेंस बेस्ड स्टोरी। ये एक एविडेंस बेस्ड स्टोरी है। यहाँ पे जो इवोल्यूशन को जो शो करते हैं वो जो मेजर एविडेंस है वो कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस आता है फॉसिल्स एविडेंस। फॉसिल्स एविडेंस, फॉसिल्स जो होते हैं ये पास्ट रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिज्म के जो पास्ट रिमेन्स हैं, जो रिमेन्स रह जाते हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, राइट, और अर्थ क्रस्ट में हमें उनके जो रिमेन्स जो मिलते हैं उनको आप फॉसिल्स कहते हैं। और वो जो फॉसिल्स होते हैं मे बी रिजेंबल्ड टू द प्रेजेंट टाइम स्पीसीज, वो प्रेजेंट टाइम स्पीसीज से भी रिजेंबल करते हैं। एंड कुछ ऐसे भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम किसी भी स्पीसीज से रिजेंबल नहीं करते। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइफ फॉर्म थी, ये जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, ये बिल्कुल हटके है, बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट टाइम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे हमारे प्लेनेट पे कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती थी जो हमने ना कभी देखी ना कभी सुनी। वो मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर एग्जिस्ट करती थी, यानी कि या तो वो इवॉल्व हो गई है किसी नई स्पीसीज में, या वो पूरी तरीके से प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो ये पूरी तरीके से एक एविडेंस बेस्ड स्टोरी है जिसको आप इवोल्यूशन कहते हैं। देयर आर अदर एविडेंस आल्सो लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं, लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो जो है काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है एविडेंसेस को, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, इवोल्यूशनरी स्टोरी को कहीं ना कहीं वो छेड़ता है, वो बताता है कि यहाँ पे कि ये जो स्पीसीज हैं किसी एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है, राइट। ज्योग्राफिकल एविडेंसेस, तो ये ज्योग्राफिकल एविडेंसेस ये सब इवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं, right? And about these all evidences you will study in your higher classes in detail. In class 12th you will study about the evolution evidences in detail also, right? अभी evolution का जो प्रोसेस है ये होता कैसे? There are two main points you must understand about the evolution. Evolution जो होता है due to accumulation of variation. यू नो एक डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो वेरिएशंस के इकट्ठा होने की वजह से होता है। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, उन वेरिएशन के एक्युमुलेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, या कहीं पे डीएनए में कोई चेंज आता है तो इवोल्यूशन होता है। तो ये इवोल्यूशन के बारे में पॉइंट्स मैंने आपको बताया। इवोल्यूशन से रिलेटेड ही एक टर्म है, राइट, इवोल्यूशन से मैच करता हुआ एक टर्म है जिसको आप स्पीसीएशन कहते हैं। यानी कि जितनी भी प्रेजेंट टाइम में स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इनकी जो एग्जिस्टेंसी पॉसिबल है वो कैसे पॉसिबल हुई। स्पीसीएशन एक अगला हमारा जो टर्म है, दैट इज स्पीसीएशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो नेक्स्ट इज स्पीसीएशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन डिटेल। तो लिसन केयरफुली अबाउट अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड स्पीसीएशन। तो अगला है यहाँ पे स्पीसीएशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो। स्पीसीएशन, राइट, अगर मैं स्पीसीएशन की बात करूं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एग्जिस्टेंसी ऑफ न्यू स्पीसीज। एक नई स्पीसीज की जो एग्जिस्टेंसी होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज का जो प्रोसेस है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, दैट यू कॉल्ड स्पीसीएशन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी या उसकी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट यू कॉल्ड स्पीसीएशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ए स्पीसीज, और दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज और फॉर द एग्जिस्टेंसी ऑफ स्पीसीज दैट यू कॉल्ड स्पीसीएशन। इस प्रोसेस को आप स्पीसीएशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्पीसीज दैट यू कॉल्ड स्पीसीएशन, जिसे आप स्पीसीएशन कहते हैं। एंड व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड स्पीसीएशन? तो इसके पीछे जो मेजर रीजंस है वो क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो मेजर फैक्टर्स और मेजर रीजंस फॉर द स्पीसीएशन। तो
तो स्पीशीएशन के लिए जो मेजर रीजंस है या मेजर फैक्टर्स है उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फैक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो सकती है, राइट। हम एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, देखा होगा आपने, हम कुछ ऐसी नई प्रजातियां डेवलप कर देते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट जो स्पीशीज में क्रॉस करा के रिप्रोडक्शन करा के हम एक नई स्पीशीज ऐसी डेवलप कर देते हैं। जैसे कि म्यूल, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, म्यूल जो है वो जो डोंकी एंड जो हॉर्स है उसकी एक मिक्स वैरायटी है, एक मिक्स ब्रीड है म्यूल जिसको आप बोलते हैं। तो जो नई स्पीशीज जो इवॉल्व होती है वो उसके जो बनने के रीजंस है वो डिफरेंट रीजंस है। सबसे पहला रीजन मैं आपको बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज में रिप्रोडक्शन हो जाए, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेम स्पीशीज के मेंबर्स में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी बाय चांस हमारे नेचर में अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाए और उस रिप्रोडक्शन से जो स्पीशीज बनती है, एक नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है, वो स्पीशीज एक नई स्पीशीज को डेवलप कर सकता है, राइट। तो ये पॉसिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स में अगर कोई रिप्रोडक्शन होता है तो उससे एक नई प्रजाति बन सकती है, दैट मे बी पॉसिबल। तो रिप्रोडक्शन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज एंड रिलेटेड इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट कैन बी रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड दैट मे बी द रिजल्ट इनटू द स्पीशीएशन आल्सो। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया पहला, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी रीजंस फॉर द स्पीशीएशन। इसके बाद जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि दिस इज सडन चेंज, किसी भी सडन चेंज, मे बी एनी चेंज, सडन चेंज कैन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, राइट। तो ऑल ऑफ सडन कोई चेंज हो जाता है, जो सडन चेंज है उसकी वजह से एक स्पीशीज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्यू टू सडन चेंज। एंड इसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक तीसरा टर्म और आप स्पीशीएशन के रिस्पांसिबल हो सकता है वेरिएशन, ठीक है। स्पीशीएशन और द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन के एक्युमुलेट होने की वजह से भी एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो सकती है। सो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन इकट्ठा होता रहता है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन की वजह से स्पीशीज एक नई स्पीशीज में भी इवॉल्व, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनको पॉपुलरली डार्विन भी कहते हैं, पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इनके हिसाब से वेरिएशन जो है वो हर एक जनरेशन में एक नया वेरिएशन डेवलप होता है, और उस नए वेरिएशन की वजह से जब वेरिएशन जो है अंडरगोइंग प्रोसेस है, और वेरिएशन जब जो है एक्युमुलेट होता रहता है, एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन के एक्युमुलेशन की वजह से कभी कभी एक नई स्पीशीज का भी इवोल्यूशन हो जाता है, एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन भी हो जाती है। सो दिस इज आल्सो द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा देयर आर अदर रीजंस आल्सो, जैसे कि another concept is mutation. Mutation can also be the result of speciation. Mutation क्या है? Mutation is the change in DNA. DNA में all of a sudden कोई change हो जाता है, the change in DNA can cause that is called mutation, and that change or that mutation can result into the evolution or into the formation of new species. May results to formation of new species.
एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन के लिए म्यूटेशन कैन आल्सो बी द रिस्पांसिबल फॉर दैट, राइट। तो म्यूटेशन भी एक रीजन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे रीजंस बता दिए आपको स्पीशिएशन के लिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर अनरिलेटेड ऑन एनिमल्स में कभी कभी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब कभी अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है अनरिलेटेड एनिमल्स में और उसकी वजह से एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, उससे एक नई स्पीसीज भी फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, मैंने आपको बताया सडन चेंज इन जेनेटिक, सडन चेंज इन जेनेटिक मैटेरियल, ऑल ऑफ सडन अगर कोई चेंज हो रहा है, जीन में कोई चेंज हो रहा है या पॉपुलेशन में कोई चेंज हो रहा है, दैट यू कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो सडन चेंज इन पॉपुलेशन, याद रखिए क्या टर्म क्या बोलेंगे आप, सडन चेंज इन पॉपुलेशन, दैट कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और उस चेंज की वजह से एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो सकती है, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा वेरिएशन, वेरिएशन के एक्युमुलेशन, ये कॉन्सेप्ट हमें डार्विन ने दिया कि वेरिएशन अगर एक्युमुलेट होता रहता है, वेरिएशन की एक्युमुलेशन की वजह से भी एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो सकती है। तो दिस इज आल्सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्पीशिएशन, यानी कि ऐसे भी स्पीशिएशन पॉसिबल है। एक अलग कॉन्सेप्ट है म्यूटेशन, जिसको आप बोलते हैं सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज इन डीएनए कैन रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, कैन रिजल्ट ऑफ स्पीशिएशन। तो सडन चेंज इन जीन और सडन चेंज इन डीएनए में भी रिजल्ट टू फॉर्म न्यू स्पीसीज, एक नई स्पीसीज बन जाती है, राइट। एंड इस टर्म के लिए आप इस्तेमाल करते हैं म्यूटेशन एंड दिस इज कॉल्ड स्पीशिएशन। तो वो भी स्पीशिएशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन रीजंस बिहाइंड द स्पीशिएशन व्हिच आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट। तो ये मैंने आपको म्यूटेशन बता दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया। अच्छा, एक रीजन और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्पीशिएशन के लिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अगर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स आइसोलेट हो जाते हैं, उनको कोई लैंड इनको सेपरेट कर देता है और उस सेपरेशन की वजह से वो नई स्पीसीज में इवॉल्व हो जाए, इसे आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन मतलब सेपरेट होना। तो यहां पे इफ एनी स्पीसीज, इफ members of any species separate, अगर members of any species separate हो जाते हैं geographically, ठीक है, then they may be results, they may be adapted into the new species, they may be adapted into new species, वो एक न्यू स्पीसीज में अडेप्ट कर सकते हैं, राइट। इसका एक एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। डार्विन फिंचेस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का ही एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, डार्विन फिंचेस। दिस इज आल्सो द रीजन फॉर द स्पीशिएशन। यहाँ पे एक रीजन आप मेंशन कर सकते हैं जिसको आप नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ये जो टर्म है नेचुरल सिलेक्शन, ये भी डार्विन ने ही दिया था। अनदर रीजन यू कैन आल्सो मेंशन, जिसे आप नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। अगला रीजन है नेचुरल सिलेक्शन, राइट। यू नो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सेलेक्ट द न्यू स्पीसीज। नेचर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फेवर करता है और उस फेवर की वजह से वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सरवाइव करने के लिए कैपेबल बन जाता है और उसके साथ वाली जितनी दूसरी प्रजातियां होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेचर फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचर favor a particular organism and unfavor to another one, and nature ने जिस organism को फेवर किया है वो सरवाइव करेगा, उसकी एग्जिस्टेंसी पॉसिबल होगी, और जिसको नेचर ने फेवर नहीं किया है वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन बीटल्स।
जो ग्रीन कलर की बिटल्स होती हैं जो लीफ पे सरवाइव करती हैं तो वो सरवाइव कर पाती हैं, लेकिन जो रेड कलर की बिटल्स होती हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाती है। ग्रीन बिटल्स सरवाइव करती हैं लेकिन रेड बिटल्स जो है नॉट सरवाइव, ये सरवाइव नहीं कर पाती है बिकॉज दिस इजिली स्पॉटेड बाय क्रो। कोई क्रो इनको स्पॉट कर लेता है। तो रेड कलर की बिटल्स आसानी से नजर आती है ग्रीन कलर की लीफ पे क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है और वो आसानी से स्पॉटेड हो जाती हैं और आसानी से उनको वो प्रीडेटर जो है उनको आगे कंज्यूम कर लेता है। तो रेड कलर की बिटल सर्वाइव नहीं करेगी, लेकिन ग्रीन कलर की बिटल्स का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, लीफ ग्रीन कलर की है, वो आसानी से स्पॉट नहीं हो पाएगी तो वो सर्वाइव करेगी। तो नेचुरल सिलेक्शन भी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की एग्जिस्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिएशन। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।